नमस्कार दोस्तों, डियर मैम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एमपीपीएससी 2019 का मेंस एग्ज़ाम था और आज उसका प्रथम प्रश्न पत्र था। फर्स्ट पेपर आज जो है सामान्य अध्ययन का सुबह से होने वाला था और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो आज पेपर आया है वो पेपर आपको बताने वाली हूँ। तो जो एमपीपीएससी 2020 या 21 देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूजेबल है। इसके साथ यदि आप एमपीपीएससी नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपके लिए यूजेबल है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन की किस प्रकार पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेंस का पहला पेपर था वो है जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ का। ये पेपर होता है 3 घंटे का और कुल जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 300। खंड आ और खंड बा में इस पेपर को बांटा गया है। खंड आ 150 अंक का होता है और खंड बा भी 150 अंक का, यानी कि 150 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपके लिए देना होता है 15 से 20 शब्दों में और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है और इस प्रकार 15 प्रश्न पूछे जाते हैं अति लघुत्तरीय, तो ये यहाँ पर हो जाते हैं 45 नंबर के। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो उन पर आपको क्या करना है, 15 से 20 शब्दों में इनका आपके लिए वर्णन करना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। 15 से 20 जो लिमिट रखी जाती है उतने ही करना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो कॉपी आपके लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और व्यर्थ की चीज़ें भी यहाँ पर नहीं लिखनी पड़ती। जो सारगर्भित है वही आपके लिए इन 15 से 20 शब्दों में लिखना है। तो थर्मोडायरियन रिएक्शन यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है। सेकंड पूछा है बिल राइट 1689, 1689 का जो बिल ऑफ राइट था वो यहाँ पर पूछा है। थर्ड क्वेश्चन था बाड़ाबंदी आंदोलन। तो यहाँ पर बाड़ाबंदी आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। जो मुख्य टॉपिक होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले ही प्रश्न के अंतर्गत जो चौथा प्रश्न है वह है ऋग्वैदिक पंचजन। इसके बाद है वसुबंधु। इसके बाद है मौर्य काल में तीर्थ। जो मौर्य काल में तीर्थ हैं उनके विषय में आप ये वो मुख्य तीर्थ जो हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगला यहाँ पर बताया गया है अनवर ए सुलेही, यह क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर दस्तक प्रथा, क्या है दस्तक प्रथा या यह कब शुरू हुई कब खत्म हुई, इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है उलगुलान। यहाँ पर आपको शब्द दिए रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपके लिए इसका विस्तार करके लिखना होता है। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण या तो घटनाएं हैं या उस शब्द का महत्वपूर्ण क्या अर्थ है, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए लिखनी होती है। इसके बाद है शंकर शाह है। अगला है भीमा नायक। अगला है जेवीपी कमेटी। यहाँ पर ये कमेटी, यहाँ दो इन लोगों ने नाम दिए, उसके बाद कमेटी पूछी गई है। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो यहाँ वो किस कारण से प्रसिद्ध है, ठीक है ना, क्या वो स्वतंत्रता संग्रामी था या फिर उन्होंने कोई खोज की, वह वैज्ञानिक हैं। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो ये चीज़ 15-20 शब्दों में के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आप उनका जन्म या मृत्यु भी लिख सकते हैं या उनकी क्वालिफिकेशन की किस कारण से वह जो है उनका नाम इतना फेमस है, ये चीज़ें आप यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिवनी सत्याग्रह, भूमरा का मंदिर और बाघ गुफाएं। तो यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे गए। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर 15 टॉपिक दिए गए थे जिनका आंसर आपके लिए लिखना था 15 से 20 शब्दों में। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर दिए गए थे, 3 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। चढ़ते बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, तो अगला है सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है और अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अधिकतम की सीमा दे दी गई है कि 100 शब्दों में आपके लिए लिखना है और जो अंक आपके लिए प्रदान किए जाएंगे वह 6 अंक यहाँ पर आपको प्रदान किए जाएंगे। किन्हीं भी 10 प्रश्नों के उत्तर आपके लिए देना है। यहाँ पर इन्होंने 12 क्वेश्चन दिए हैं, 12 में से आपके लिए ऑप्शन मिला है कि आप किन्हीं भी 6 प्रश्नों के जो हैं उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से हैं ये 12 प्रश्न।
सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे प्रश्न के अंतर्गत। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसको अगर आप टॉपिक बना के लिखते हैं तो ये ज़्यादा आकर्षक होता है, चेक करने वाले के लिए जल्दी जल्दी ये दिख जाता है, आपके जो हाईलाइटेड टॉपिक पॉइंट है वो वहाँ पर दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द सीमा होती है उसका हमें ध्यान रखना होता है, और साथ ही ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि किस प्रकार इनको हमें लिखना है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाए। बाकी जो अपन और क्वेश्चन पेपर देते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के होते हैं, पीजी के होते हैं, इसमें हम बहुत सारा कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। टॉप महत्वपूर्ण होता है वो भी लिखते हैं, और जो नहीं होता उसको भी लिख देते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ पेजेस नहीं बढ़ाने होते, यहाँ पर आपको सिर्फ वही लिखना होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो सारगर्भित होता है। यहाँ आपका एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम कैसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नूरजहां ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। अगला है, भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोहों के प्रकाश उद्घाटित कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। ब्रितानी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन को की तथ्यों पर प्रकाश में समीक्षा कीजिए। देखिए, जब भी और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है, आपको ज़्यादातर पॉजिटिव बातें लिखनी होती है, नेगेटिविटी को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है। जानकर आप जो अच्छी बातें हैं उनको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न जो है दूसरे प्रश्न के अंतर्गत 10वां प्रश्न जो है यहाँ दिया गया है, मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आपके लिए 12 प्रश्न हो गए, जिनमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके बाद अगला आता है तीसरा प्रश्न, जिसमें इस प्रश्न में 3 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द जो शब्द सीमा है वह है 300 शब्द। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी है। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के समक्ष अनिवार्यता करें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर है, मतलब यानी कि 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर 300 शब्द आपके लिए समय सीमा दी गई है। अधिकतम, न्यूनतम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 3 प्रश्न मिलेंगे। तीनों प्रश्नों में आपको अथवा भी मिलेगा कि आप इन दोनों में से किसी एक को लिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये भी स्पष्ट कर देना है कि आप कौन सा प्रश्न लिख रहे हैं, ऊपर वाला या फिर अथवा वाला। ये इन्होंने कहा है, स्पष्ट रूप से आप उल्लेखित कर दें। तो तीसरे के अंतर्गत पहला प्रश्न आ जाता है, पुनर्जागरण की विशेषताओं को विवेचित कीजिए। इसके बाद है, इसी के अथवा में द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का वर्णन कीजिए। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके समय जो राजनीतिक परिणाम हुए उसका वर्णन करना है, या फिर पुनर्जागरण की विशेषताओं को विवेचित करना है। फिर आता है अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, या गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के विकास का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। फ्रेंड्स, मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो उन वीडियोस से तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन के जो है आंसर लिख के बता सकती हूँ कि किस प्रकार आपको आंसर लिखते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है मेंस का।
फिलहाल अभी तो आप जो है, अगर आप 2020 या 21 का प्री देने वाले हैं तो सबसे पहले आप प्री पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप मेंस की भी तैयारी करते जाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है खंड बा। देखिए यहाँ पर 150 प्रश्न हमारे जो 150 नंबर जो हैं हो चुके हैं। अब जो बाकी के 150 मार्क्स हैं ये आपके लिए खंड बा में मिलेंगे। तो यहाँ भी वही चल रहा है। इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिस प्रकार खंड आ में थे। ठीक है, यहाँ भी शब्द सीमा दी गई है, 15 से 20 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपके लिए 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है? इसके यहाँ पर आपको नाम लिखना है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखना है। भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम। चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या हैं? यहाँ पर नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक आपके लिए यहाँ पर लिखना है। अगला जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम लिखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम। कि अधिकतम क्षेत्रफल में कौन सी 3 प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं? अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक आपदा क्या है? उदाहरण दीजिए। मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम। अगला प्रश्न है, पेयजल में कौन सी अशुद्धियां होती हैं? कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं? यहाँ आपका जो खंड बा का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है 15 क्वेश्चन के बाद। अब आता है खंड बा का सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर आपको फिर से 12 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों को हल करना है। अधिकतम 100 शब्द आपकी समय सीमा है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। पहला प्रश्न है, काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है? भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। मध्य प्रदेश को भौगोलिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा मालवा पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए। भुज के भूकंप 2001 पर टिप्पणी लिखिए। इन 12 प्रश्न में से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के आपको अथवा भी मिलेंगे। अधिकतम समय सीमा खंड आ की तरह यहाँ भी 300 शब्द है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके लिए 15 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। सबसे पहला है, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र की तुलना कीजिए या जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से सिंचाई की नई तकनीकों का विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए। आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। आपदा में राहत एवं पुनर्वास के किए जाने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के वितरण का वर्णन कीजिए या सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। मित्रों, क्या आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा है?
तो हमारे लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।